हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। मिडिल घराने से संबंध रखता हूँ। मेरी माँ को मेरी शादी का बड़ा ही शौक था। हर दूसरे तीसरे दिन लड़की देखने चली जाती थी, लेकिन उन्हें मेरे जोड़ की कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। अपनी माँ की नज़र में मैं किसी हीरो से कम नहीं था और उन्हें बहू भी खूबसूरत ही चाहिए थी। ना जाने कितनी लड़कियों को रिजेक्ट कर चुकी थी और अब तक उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। मैं कितनी बार माँ को समझा चुका था कि माँ पहले लड़की की फ़ोटो देख लिया करें, लड़की पसंद आए तभी उसके घर जाया करें। इस तरह लड़की को रिजेक्ट कर देना अच्छी बात नहीं है। इस बात पर मेरी माँ मुझे डांटते हुए कहती, तू तो अपनी जुबान बंद ही रख, मैं खुद ही अपने हिसाब से लड़की ढूंढ लूँगी और देखना मुझे मेरी मनपसंद लड़की बहुत जल्द ही मिल जाएगी। ना जाने कितने रिश्ते करने वालियों से मेरी माँ ने बोल रखा था और हर दूसरे तीसरे दिन लड़की को देखने चल पड़ती थी। आज भी वह एक लड़की को देखकर आई थी। कहने लगी, लड़की तो बहुत ही प्यारी है, गोल मटोल सी है। मुझे तो भाई ऐसी ही लड़कियां पसंद है। जीरो फिगर के नाम पर सूखी हड्डियों जैसी लड़कियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, बस रंग थोड़ा हल्का सांवला है, लेकिन कोई बात नहीं, तेरा रंग भी तो ऐसा ही है, उसका तो थोड़ा साफ सुथरा ही रंग है। मैं चुपचाप अपनी माँ की बातें सुन रहा था। फिर मैं भी कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत गोरा चिट्टा नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। जब तैयार होता तो 10 लोगों में मैं अलग ही नज़र आता था। वैसे यह बात तो माननी होगी कि इंसान चाहे कैसा भी हो, उसे अपने आप अच्छा ही लगता है। दूसरा उसके बारे में क्या सोचता है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने घर में सबसे छोटा था। मेरा बड़ा भाई मेरी माँ का कमाओ बेटा था, बस मैं ही एक निकम्मा था। ऐसी बात नहीं थी कि मैं कोई काम नहीं करता था, जॉब करता था, लेकिन तनख्वाह कुछ खास इतना नहीं था कि आज के महंगाई के ज़माने में गुजारा हो जाए। उधर मेरी माँ को लड़कियाँ पसंद नहीं आती थी और जो लड़की माँ को पसंद आ जाती, वह जब मुझे देखने आता तो मेरी तनख्वाह का सुनकर रिश्ते से मना करके चले जाते थे। पता नहीं उन लोगों को सिर्फ मेरी तनख्वाह ही क्यों नज़र आती थी। मैं कितना हंसमुख लड़का था, यह किसी को नज़र नहीं आता था। खैर, जैसे तैसे करके मेरी माँ को लड़की पसंद आ ही गई, जो कि एक बैंक में नौकरी करती थी। उसकी तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी थी। मेरी माँ के कहने के अनुसार बहुत ही सीधी, शरीफ, मासूम लड़की थी। मेरी माँ तो उसके गुण गाए जा रही थी। मैंने कहा, माँ मुझे और तो किसी बात पर ऐतराज नहीं, लेकिन आप जानती हैं कि मुझे बस एक ही बात बुरी लगती है और वह यह कि लड़की मोटी ना हो। यह सुनकर मेरी माँ गुस्से से कहने लगी, नहीं है इतनी मोटी, अच्छी खासी खाते पीते खानदान की है, तो बस ज़रा सी गोल मटोल है। मैंने माँ की बात सुनकर अपनी भाभी की तरफ देखा। मैंने कहा, भाभी आप मुझे बताइए कैसी है लड़की। मेरी भाभी भी साथ गई थी। उन्होंने माँ की तरफ देखा। माँ ने ना जाने उन्हें क्या इशारा कर दिया। कहने लगी, जो अम्मा जी बता रही है वैसा ही तो है। मैंने ज़्यादा गौर से नहीं देखा था, लेकिन खाने का जितना भी सामान बनाया था, पारुल ने अपने हाथों से बनाया था। अरे, उसके हाथों में तो बड़ा ही स्वाद है। मेरी माँ भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। कहने लगी, एक तो लड़की नौकरी करती है, पैसे कमाती है, ऊपर से घर का काम भी करती है, और क्या चाहिए। पता नहीं क्यों अपनी माँ और भाभी के इशारे बाजियाँ मुझे हैरान कर रहे थे। लड़की वाले भी मेरी कम तनख्वाह के बावजूद मुझे पसंद करके जा चुके थे और मेरी माँ को भी लड़की में कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी। रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ता पक्का होने के बाद मेरी पहली इच्छा यही थी कि मैं उस लड़की को देखना चाहता था। लेकिन मेरी माँ कहने लगी, लड़की वालों के घर में यह रिवाज नहीं है कि लड़का लड़की अकेले में मिले। मैंने कहा, अकेले में ना सही, लेकिन मैं सबके सामने तो लड़की को देख ही सकता हूँ। इस बात पर भी मेरी माँ ने मना कर दिया।
मैंने कहा, अच्छा बाबा, उसकी तस्वीर तो देख ही सकते हैं। इस पर भी मेरी माँ ने मुझे 1000 बातें सुना दी। कहने लगी कि लड़की के घर का माहौल बहुत ही पुराने ख्याल का है। उसके बाप और भाई को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं कि शादी से पहले लड़का उनकी लड़की की तस्वीर भी देखे। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा, माँ, यह क्या बात हुई? किस द्वार में जी रही हो? आजकल के द्वार में ऐसा कोई नहीं करता। मेरी माँ कहने लगी, तुझे आखिर लड़की देखनी ही क्यों है? क्या अपनी माँ और अपनी भाभी पर विश्वास नहीं है? मेरी जिद को देखते हुए भाभी कहने लगी, माँ जी ठीक है, अगर इसे तस्वीर देखनी है मैं भेज दूंगी, उसे अपने नंबर पर मंगवा लूंगी। अगले दिन मेरे मोबाइल पर भाभी के नंबर से एक लड़की की तस्वीर आई थी। वह लड़की तो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत दुबली पतली सी थी। हाँ, बस चेहरा थोड़ा गोल मटोल सा था। मैंने कहा, यार यह तो ठीक है, मैं तो बेकार में ही डर रहा था। मैंने इस तस्वीर वाली लड़की के सपने 3 महीने तक अपनी आंखों में सजाए थे। मैं तो दिल ही दिल में उसका दीवाना हो गया था। मेरे ससुराल वालों ने बहुत अच्छा हॉल बुक किया था शादी के लिए, और मेरी माँ कह रही थी दहेज भी अच्छा खासा दे रहे हैं, और जाहिर है कमाओ बेटी है, मेरे बेटे की तरह निकम्मी थोड़ी है। इससे पहले मैं कोई जवाब देता, भाभी कहने लगी, अम्मा जी बस भी करें, क्यों इस बेचारे के पीछे पड़ी रहती हैं? इतना भी निकम्मा नहीं है, 20,000 तो कमाता ही है। कुछ इसकी पत्नी कमाएगी तो घर अच्छा चल जाएगा। मैं भी खुश था कि पत्नी खूबसूरत थी, स्मार्ट थी और ऊपर से कमाती भी थी। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी तो लॉटरी निकल गई हो। मैं बहुत ही खुश होकर बारात लेकर मैरिज हॉल में पहुंचा था। दुल्हन अपने रूम में थी। मेरे तो चेहरे से मुस्कुराहट ही गायब नहीं हो रही थी, क्योंकि कुछ देर बाद ही वह हसीन परी अपने जलवे दिखाते हुए आने वाली थी। मगर जब कुछ ही देर बाद वह दुल्हन बनी अपनी सहेलियों के साथ दबी दबी मुस्कुराहट के साथ स्टेज की तरफ बढ़ रही थी, उसे देखकर तो जैसे मेरे होशो हवास उड़ गए थे। वह लड़की तो कहीं से भी नहीं लग रही थी। इतना भारी भरकम शरीर, उसे देखकर तो मैं अपना अगला सांस लेना भी भूल गया था। अच्छी खासी मोटी थी और शादी के लहंगे में तो और भी ज्यादा मोटी लग रही थी। चेहरे पर अच्छा खासा मेकअप थाप रखा था। जब मेरे पास आकर धम्म से बैठी तो मेरी तो आधी जान ही निकल गई थी। मैंने एक नज़र अपनी भाभी और माँ पर डाली थी, जो दोनों ही मुस्कुराए जा रही थीं, दुल्हन की तारीफें की जा रही थी, और मेरा जी चाह रहा था कि जो फूलों के हार मेरी सास ने मुझे पहनाए थे वह वहीं उतार कर फेंक दूं और वहां से चला जाऊं। मैं इस वक्त बड़े ही गुस्से में बैठा हुआ था। मैं एक सांवली काली लड़की के साथ भी जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन इतनी मोटी लड़की के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। कुछ देर बाद ही खाना लग गया था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मेरी सास ने मुझे बहुत ही अच्छे ब्रांड की बहुत कीमती घड़ी पहनाई थी। मेरी माँ को सोने के झुमके दिए थे और मेरी भाभी को भी सोने की चेन दी थी। लड़की ने भी अच्छा खासा जेवर पहन रखा था। मेरी माँ तो यह सब कुछ देख देख कर निहाल हुई जा रही थी, लेकिन मैं सोच चुका था कि कभी भी इस लड़की को नहीं अपनाऊंगा। विदाई के बाद जब हम लोग घर पहुंचे तो मेरी भाभी ने लड़की को मेरे कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। मेरी माँ कहने लगी, बहुत थकान हो गई है भाई, बहुत मज़े का खाना दिया था दुल्हन वालों ने, सब कुछ बड़ी इज्जत से हो गया। यह कहकर कहने लगी, चलो चलो सब अपने कमरे में जाओ। लेकिन मैं वहीं बैठ रहा। मेरी माँ ने जब मुझे वहीं पर गुस्से में बैठे हुए देखा तो कहने लगी, तू क्यों मुंह फुलाकर बैठा है? जा, तेरी दुल्हन तेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने कहा, दुल्हन है वह? दुल्हन ऐसी होती है? अरे पूरा ढोल है माँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे सिर्फ मोटी लड़कियों से चिढ़ है। मेरे लिए किसी मोटी लड़की को पसंद मत करना।
मेरी बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी, मोटी थोड़ी है, बस थोड़ी सी गोल मटोल है। मैंने कहा, 100 से ज्यादा वजन होगा उसका। उस लड़की से आपने क्या सोचकर मेरी शादी की है? मेरी माँ कहने लगी, और क्या, आसमान से कोई परी लाती तेरे लिए? 20,000 की नौकरी पर कौन अपनी बेटी देता, और वह भी खूबसूरत। मैंने कहा, माँ ना होती, वह खूबसूरत भले काली होती, लेकिन इतनी मोटी लड़की मुझे नहीं चाहिए थी। माँ, ना तो मैं कमरे में जाऊंगा, ना ही उसे अपनाऊंगा। वह आपकी पसंद की बहू है, उसे आप ही संभालें। मेरे पापा, जो काफ़ी देर से खामोशी से बैठे थे, हम माँ बेटे की बात सुन रहे थे, कहने लगे, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कहा, पापा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं उस लड़की के साथ कभी भी जिंदगी नहीं गुजारूंगा। मेरा यह कहना था कि पापा मेरे पास आए, मेरा कॉलर पकड़कर गुस्से से कहने लगे, तुमने कोई भी तमाशा किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। चुपचाप कमरे में जाओ और उस लड़की के साथ वैसे ही पेश आना जैसे कि एक लड़के को अपनी पत्नी के साथ पेश आना चाहिए। अगर मुझे जरा सी भी कोई शिकायत तुमसे मिली तो देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। मेरा बाप तो मुझ पर ऐसे भड़क रहा था जैसे मैं कोई 10 साल का बच्चा हूँ। जबरदस्ती वह मुझसे अपनी बात मनवा लेंगे। मैं खामोश हो गया और अपने कमरे में चला गया। वह दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन मुझे उसे देखते ही मेरा मूड खराब हो गया। दिल तो चाह रहा था कि उसे खड़ी खड़ी सुना दूं कि वह मेरे काबिल है ही नहीं, लेकिन फिर अपने बाप की बातें याद आने लगी। मैं समझ गया था कि सारा खेल पैसों का है। इस लड़की की माँ ने जो सोने के गहने मेरे घर वालों को दिए हैं, यह इसी का रूप दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए यह सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं था। मजबूरन ही सही मैं उस लड़की के सामने बैठ गया। वह मुझे देखकर मुस्कुराई जा रही थी, शायद इस बात के इंतजार में थी कि मैं उसकी तारीफ करूंगा और मोहब्बत की बातें करूंगा। जिस लड़की का ख्याल मैंने किया था, यह तो वैसी थी ही नहीं। मुझे समझ आ गया था कि मेरी भाभी ने जिस लड़की की तस्वीर मुझे दिखाई थी, वह खूबसूरत थी। हाँ, शक्ल सूरत इसी लड़की से मिलती जुलती थी। मैंने जेब से मुंह दिखाई की अंगूठी निकाली और उसकी हथेली पर रख दी। मैंने कहा, इसे पहन लेना। यह सुनकर अचानक ही उसने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, देखो, मेरे सर में बहुत दर्द है, इसलिए मैं सोना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरा बीपी हाई हो गया है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। यह कहकर मैं वॉशरूम में चला गया और वहाँ से फ्रेश होकर जाकर बेड पर लेट गया। ना मैं उस पर गुस्सा कर सकता था, ना ही तो यह कह सकता था कि मेरे बेड से अपना भारी भरकम शरीर लेके सोफे पर लेट जाओ, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे जो धमकी दी थी वह सबके सामने मुझे बेइज्जत करके रख देते। पता नहीं माँ बाप अपने बच्चों के जज्बातों से क्यों खेलते हैं। उन्हें मेरे बारे में भी सोचना चाहिए था। इससे तो अच्छा था कि मैं शादी ही ना करता। हो सकता है 1 साल में मेरी नौकरी अच्छी जगह लग जाती, या फिर यहीं पर प्रमोशन हो जाता। क्या पता मेरी सैलरी 20,000 से 40,000 भी हो जाती। लेकिन मेरे बाप ने तो समझा था शायद मैं जिंदगी भर 20,000 ही कमाता रहूंगा। मैं अपने मन ही मन अपनी सैलरी को खुद से ही अपने हिसाब से बढ़ा रहा था, लेकिन मेरे माँ बाप ने तो मेरे सर पर सांड जैसी पत्नी को डाल दिया था, जो मेरे साथ जरा सी भी अच्छी नहीं लगती थी। खैर, मैं बेड के दूसरे किनारे पर लेटकर अपनी साइड का लैंप भी ऑफ कर चुका था, लेकिन उसकी साइड का लैंप अभी भी जल रहा था और वह अभी तक बेड पर ही बैठी हुई थी। शायद उसे मुझसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी जो मैंने उसके साथ किया था। थोड़ी देर बाद उठकर वॉशरूम में चली गई। मेरा दिल तो बुझ कर रह गया था। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने आज की रात के लिए। खैर, वह वॉशरूम से वापस आई
कब सोई मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सो चुका था। मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और वह अब भी गहरी नींद सो रही थी। मैंने अनजाने में करवट बदली थी कि मेरी आँख खुलते ही मैंने उसका चेहरा देखा था। मोटे मोटे नैन नक्श थे, भद्दे से, बिल्कुल उसके शरीर की तरह। मैं फौरन से उठकर बैठ गया। तैयार होकर कमरे से बाहर जाने से पहले मैंने उसे जगा दिया था। मैंने कहा, बाहर तुम्हारा सब इंतज़ार कर रहे हैं, तैयार होकर बाहर आ जा। फिर मैंने उससे यह भी कहा कि अच्छा होगा मेरी और तुम्हारी कोई भी बात बाहर ना पहुंचे। इस बात पर उसने अपना सर हिला दिया था। मुझे जल्द से जल्द पैसा कमाना था और उस लड़की को अपनी ज़िंदगी से निकालना था। मैं हर चीज़ से समझौता कर सकता था, लेकिन एक मोटी लड़की के साथ कभी भी शादी को स्वीकार नहीं कर सकता था। हमारी शादी को 1 हफ्ता गुजर गया था, लेकिन मैंने उसको छूने की भी कोशिश नहीं की थी, बल्कि यह कहना ज़्यादा ठीक होगा कि मैंने उसे देखने की भी ज़रूरत नहीं समझी थी। 8 दिन बाद वह लड़की कहने लगी कि आखिर आप चाहते क्या हैं? मैंने कहा, क्या मतलब? हालांकि मैं उसकी बातों का मतलब समझ चुका था, लेकिन फिर भी अनजान बन गया। वह कहने लगी, हमारी शादी हुई है, लेकिन आप मुझसे दूरी बनाए हुए हैं। मैंने कहा कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ धोखा किया है। फिर मैंने मोबाइल से उसकी तस्वीर दिखाई, जिसे देखकर वह कुछ हैरान सी थी। मैंने कहा, क्या तुमने अपनी फ़ोटो फ़िल्टर लगाकर भाभी को भेजी थी? कहने लगी, नहीं तो मैं जैसी हूँ मैंने वैसी ही तस्वीर भेजी थी। हो सकता है आपकी भाभी ने फ़िल्टर लगाए हों। मैंने अपने आप को किसी से भी छुपाया नहीं है। मैंने कहा, लेकिन मेरे पास यह फ़िल्टर वाली ही तस्वीर आई थी। अब मुझे बताओ, जिस लड़के ने इस लड़की के सपने देखे हों, वह तुम्हें कैसे अपना बना सकता है? देखो, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे कोई भी रिश्ता रखना ही नहीं चाहता। मेरा यह कहना था कि वह कुछ देर तो चुपचाप मुझे देखती रही। कहने लगी, आपने यह बात मुझे पहली रात क्यों नहीं बताई? मैंने कहा, तो तुम क्या कर लेती? वह कहने लगी, मैं उसी रात कमरे से बाहर निकल जाती, आपके घर वालों से पूछती कि आप लोगों ने पहले अपने लड़के की रजामंदी क्यों नहीं ली थी, और मैं अपने घर चली जाती, ताकि सबको यह मालूम हो जाता कि मैं जैसी गई थी वैसी ही लौटी हूँ। शादी के 8 दिन बाद आप मुझसे सफाई मांग रहे हैं, और वह भी मेरे पूछने पर। क्या समझ रखा है आपने? मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप ने मुझे धमकी दी थी। वह कहने लगी, कुछ भी था, लेकिन आपको शादी की पहली रात ही बता देना चाहिए था। अगर फ़िल्टर आपकी भाभी ने लगाकर आपको तस्वीर भेजी है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? धोखा अगर आपके घर वालों ने दिया है, तो मैं यह सज़ा क्यों भुगतूं? देखिए, मैं उन लड़कियों में से हरगिज़ नहीं हूँ जो चुपचाप मर्द के जुर्म को बर्दाश्त करते रहे। आपकी नापसंदगी को मैं सारी ज़िंदगी सुनती रहूँगी, यह कभी नहीं होगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर जाने लगी। मैं जानता था अब कौन सा तमाशा लगने वाला है। मैंने कहा, पारुल, मेरी बात सुनो, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बाप के गुस्से को अच्छी तरह जानता हूँ। वह तो उस लड़की के सामने ही मुझे मारना शुरू कर देते और मेरी इज्जत खराब हो जाती। मुझे अंदर ही अंदर डर भी महसूस हो रहा था। वह लड़की तो वाकई बहुत तेज और हिम्मत वाली थी। मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा कि किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जो कुछ भी हुआ है, बेशक यह मेरी मर्ज़ी के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो, मैं खुद को समझा लूँगा। यह कहकर मैं बस उसे टालना चाह रहा था। वह कहने लगी, कितना वक्त चाहिए? उसने हाथ से अपना बाजू छुड़ाया था और दोनों हाथ बांधकर मुझसे पूछ रही थी। मैंने कहा कि यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ हो चुका है मैं उसे स्वीकार कर लूँ। वह कहने लगी, देखिए, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। मैं सालों साल आपका इंतज़ार नहीं कर सकती कि कब आप मेरे बारे में सोचेंगे और समझौता करेंगे। आपका जो भी फैसला है मुझे जल्द से जल्द बता देना, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी का कोई और फैसला कर सकूं। मैंने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया, बस यह कोशिश करने लगा कि अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ सकूं। कुछ दिन बाद
पारुल ने भी बैंक की नौकरी शुरू कर दी थी। मेरी माँ तो उसके गुण गाती रहती थी, लेकिन मुझे वह एक आँख नहीं भाती थी। एक बार मैं अचानक से कमरे में दाखिल हुआ तो वह बिना दुपट्टे के बैठी हुई थी। मुझे देखकर उसने जल्दी से दुपट्टा लिया था। मैं मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा था। उस ढोल जैसी औरत को मैं भला क्यों देखने लगा? ऐसा भी क्या था उसमें जो मुझसे छुपा रही थी? मुझे उसमें तो कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। मैंने बहुत सी जगह पर अपनी नौकरी के लिए अप्लाई करा था और अचानक ही मुझे एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। उसके बाद तो मेरी खुशी की हद ना रही। जब मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई तो मैं बहुत खुश था। जब अपने माँ बाप को यह खबर सुनाई तो बजाय मेरी मेहनत और कोशिश को शाबाशी देने के कहने लगे, देख लो पारुल, तुम्हारी जिंदगी में क्या आई? तुम जैसे निकम्मे इंसान को भी कामयाबी मिलना शुरू हो गई। सच ही कहते हैं कि रोजी रोटी औरत के नसीब से आती है। मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया था। मैं तो बहुत खुश था कि मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। मैं सोच चुका था कि अब जल्द से जल्द पारुल को तलाक दे दूंगा, लेकिन उन्हीं दिनों पापा की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और डॉक्टर ने उन्हें टेंशन लेने से मना कर दिया था। पारुल बहुत परेशान थी, रोई जा रही थी, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं था और ना ही उसके रोने से कोई परवाह थी। मैंने एक बार भी उसे झूठी तसल्ली नहीं दी थी। खैर, मेरी तनख्वाह इस बार अच्छी थी। मैंने सोचा कि मैं पारुल को कह देता हूँ कि अब वह जो चाहे कर सकती है और मैं उसे तलाक के बारे में भी बता देता हूँ। लेकिन मैंने जब यह बात पारुल से कही तो वह कहने लगी, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मेरा बाप बीमार है, इतना बड़ा सदमा सह नहीं सकता, उसने नम शब्दों में कहा था। फिर अपनी आंखों में आने वाले आंसू साफ करने लगी, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैंने नज़रअंदाज कर दिया। उन्हीं दिनों अपने ऑफिस की एक मीनाक्षी नाम की लड़की से मेरी दोस्ती हो गई। वह बहुत ही खूबसूरत और दुबली पतली सी लड़की थी। पहले हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ और दोस्ती भी हो गई। अब मैं रात भर मीनाक्षी से बात करने लगा था, अपने कमरे में ही करता था। पारुल यह देखकर खामोश रहती थी, लेकिन एक बार कहने लगी, यह क्या तरीका है? आपको शर्म नहीं आती? पत्नी को छोड़कर रात भर दूसरी औरतों से बातें करते हैं। मैंने कहा कि मेरी पत्नी बनने का तुम्हें शौक है, मुझे तुम्हें पत्नी बनाने का शौक नहीं है। मैं तो तुम्हें आज़ाद कर देना चाहता हूँ। अब अगर तुम्हारा बाप बीमार है तो उसमें मेरा क्या दोष है? मैं वैसे भी इतने पैसे कमाने लग गया हूँ कि मेरे माँ बाप ने अगर मेरा साथ छोड़ भी दिया तो मैं किराए का घर लेकर रह सकता हूँ, दूसरी शादी भी कर सकता हूँ और करूँगा। तुम चाहो तो वापस जा सकती हो। तुम जैसे ढोल औरत के साथ मैं बाहर तक नहीं जा सकता, लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरी बात सुनकर खामोश हो गई थी। 4-5 महीने गुजर चुके थे और मैं उधर मीनाक्षी का दीवाना हो गया था। मैंने जब अपने माँ बाप से दूसरी शादी की बात की तो वह तो भड़क गए। कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर तुम किसी और से शादी करना चाहते हो? मेरे माँ बाप की बात में दम इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि मैं अच्छे पैसे कमाने लगा था। उन्होंने मुझे प्यार मोहब्बत से बहुत समझाना चाहा, लेकिन मैं नहीं माना और मैंने मीनाक्षी से शादी कर ही ली और उसके साथ अलग घर में रहने लगा। मेरी ज़िंदगी तो जैसे खुशियों से भर गई थी। मेरी पत्नी मीनाक्षी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उसके आगे मैं कुछ भी नहीं लगता था। अगर उसके साथ मैं कहीं बाहर जाता तो उसकी खूबसूरती के आगे मेरा सांवला रंग और भी काला लगने लगता था। लोग हमारी जोड़ी को देखकर अजीब अजीब बातें बनाते थे। हम साथ गुजरते तो लोग हमें ब्लैक एंड वाइट की जोड़ी कहते हुए चिढ़ाते थे। हम एक पार्टी में गए तो मीनाक्षी की दोस्त मुझे देखकर उसे अलग ले गई और कहने लगी कि तुम्हारा पति तो तुम्हारे आगे लंगूर लगता है, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी जवान खूबसूरत लड़का मिल सकता था। मैं भी वहीं पास में ही खड़ा था। यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। जब हम वापस घर आए तो मैंने मीनाक्षी से कहा कि तुम्हारी दोस्त बहुत बदतमीज़ है। वह आईने के सामने खड़ी ज्वेलरी उतार रही थी। कहने लगी,
क्या बदतमीजी की है उसने? मैंने कहा कि वह मुझ में कमियां गिनवा रही थी और तुम खामोश खड़ी रही। कहने लगी, तो गलत क्या है? तुमने अपनी रंगत देखी है? मैं तो पार्टी में जाती हूँ तो शर्मिंदा होकर रह जाती हूँ। वह ठीक ही कह रही थी। मुझसे तो कोई भी खूबसूरत नौजवान शादी कर सकता था, बस मैं ही तुम्हारी मोहब्बत में अंधी हो गई थी। मैं तो मीनाक्षी की बातें सुनकर हैरान हो गया था। अब तो वह मुझसे बात बात पर लड़ने भी लगी थी। बात बात पर मेरी रंगत पर मुझे ताने मारती थी और मैं चुपचाप सुनता रहता था। वह मेरे साथ सिर्फ इसीलिए रहती थी कि मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी थी। बहुत जल्द कंपनी की तरफ से मुझे गाड़ी भी मिलने वाली थी कि अचानक से एक दिन मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया। बहुत बुरे तरीके से मेरी बाइक सामने आते ट्रक से टकराई थी। ट्रक का टायर मेरी टांग से गुजर गया था। मैं तो दर्द के मारे चिल्ला रहा था। मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैं कुछ ही देर में बेहोश हो गया था। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। डॉक्टर मेरी आधी टांग काट चुके थे। यह सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। मीनाक्षी हॉस्पिटल में ही थी। जब मुझे होश में देखा तो मेरे पास आ गई। मैंने कहा, मेरे माँ बाप को खबर कर दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मीनाक्षी की खातिर मैं अपने माँ बाप को नाराज करके आया था और मीनाक्षी से शादी के बाद मैंने पलट कर भी अपने माँ बाप की खबर नहीं ली थी। मीनाक्षी कहने लगी, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपने माँ बाप को खबर करो और उनके साथ ही चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अब जिंदगी नहीं गुजार सकती। बदसूरत तो तुम पहले ही थे और अब तो अपाहिज भी हो चुके हो। अपनी एक टांग एक्सीडेंट में खो चुके हो। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, मीनाक्षी, मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। बहुत जल्द मैं अपना इलाज करवा लूँगा, मेरी कंपनी पैसा देगी। कहने लगी, कौन सी कंपनी? बॉस ने जब से तुम्हारा एक्सीडेंट की खबर सुनी कि तुम अपाहिज हो गए हो, उन्होंने तो तुम्हारी जगह किसी और को रख भी लिया है। वह मेरा फ़ोन मेरे हाथ में थमा कर कहने लगी, जितनी जल्दी हो सके मुझे तलाक दे देना। यह कहकर वह जा चुकी थी और मैं हक्का बक्का उसकी शक्ल देखता रह गया। कुछ देर तो मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया था कि पत्नी ऐसी भी होती है। मैं बहुत परेशान हो गया था और इसी टेंशन में सूख के कांटा हो गया था। मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया तो मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन भाई सब तड़पते हुए मेरे पास पहुँचे थे। यहाँ तक कि पारुल भी। उसे अपने सामने देखकर मैं हैरान हुआ था। मुझे तो लगा था कि वह अपने घर वापस जा चुकी होगी, लेकिन वह मेरे घर वालों के साथ ही रह रही थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू आए थे। यह मेरे लिए हैरान कर देने वाली बात थी। मेरे माँ बाप मेरे गले लगकर रोए जा रहे थे। मेरे पापा ने मेरे पास बैठते हुए कहा कि तुम किसी चीज़ की चिंता मत करना। मेरे माँ बाप मुझे घर ले गए। पारुल मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी और मैं हैरान था कि वह यह सब कुछ क्यों कर रही है। मैंने तो उसे कभी कोई खुशी दी ही नहीं थी। हमेशा उसे मोटी ढोल कहकर पुकारता था, उसे ताने देता था। जब तक वह अपनी जॉब पर होती थी, मेरी माँ, मेरी बहनें मुझे संभालती थी। मेरे पापा भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं तो उनके सामने नज़र उठाने के काबिल भी नहीं रहा था। हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी भी मांग ली थी। वह कहने लगे, हमने तुम्हारे लिए जो लड़की पसंद की थी बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन तुमने दिखावे की खूबसूरती को पसंद किया। जो व्यवहार तुमने पारुल के साथ किया था, कोई और होती तो यह घर छोड़कर चली जाती। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मैं भी तंग आ गई थी। सारा खर्चा पारुल ने ही उठाया था और तुम्हारे पापा की बहुत सेवा की थी। यह सुनकर तो मैं शर्मिंदा हो गया था। मैंने वाकई उसके साथ बहुत गलत किया था। वह जैसी भी थी, मेरी पत्नी थी। उसने भी मेरे लिए और अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए सपने सजाए होंगे, लेकिन मैंने उसके सारे सपनों को तोड़कर चूर चूर कर दिया था। जब वह ऑफिस से आई तो मेरे लिए खाना बनाकर मेरे पास आ गई। मेरे सामने खाना रख दी। कहने लगी, आप खाना खा लें तो मैं आपको नहला देती हूँ। मैंने खाना साइड पर रखा और पारुल का हाथ थाम लिया। यह देखकर वह मुझे बड़े गौर से देखने लगी।
मैंने कहा कि पारुल मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया, कहने लगी अभी ऐसी बातों का समय नहीं है। 2 महीने में ही पारुल ने इतने पैसों का इंतजाम कर लिया था कि मेरा ऑपरेशन हो जाता और एक नकली टांग लग जाती, और यही हुआ। पारुल के इंतजाम किए हुए पैसों से मेरा ऑपरेशन हुआ, नकली टांग भी लग चुकी थी। उससे यह हुआ था कि मैं अब लंगड़ा कर चल फिर सकता था, नौकरी भी दोबारा से करने लगा था। मैं तो उसका जितना भी धन्यवाद करता उतना कम था। मैं चाहता था कि अब उसे वह मोहब्बत दूं जिसकी वह हकदार है, लेकिन जब भी मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता तो वह मुझसे दूर हो जाती। एक बार मैंने उसका हाथ थाम लिया, मैंने कहा कि मेरे पास बैठो, लेकिन वह मेरे पास नहीं बैठती थी। मेरी सेवा करती थी, मेरे लिए खाना लेकर आती, मेरे सारे काम करती, लेकिन मुझसे प्यार के 2 बोल नहीं बोलती थी। मैंने कहा अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुम्हें हर खुशी देना चाहता हूँ। वह कहने लगी कि अब मेरे पापा की तबीयत काफ़ी अच्छी है, अब आप मुझे तलाक दे सकते हैं। इतना सुनना था कि मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा पारुल यह तुम क्या कह रही हो, मैं क्यों तुम्हें तलाक दूंगा, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। कहने लगी वह मैंने अपनी आदत से मजबूर होकर कर दिया, किसी को अपने सामने तकलीफ में नहीं देख सकती, आपके पापा को भी नहीं देख पाई थी और ना ही आपको देख सकी। मैं यहाँ पर सिर्फ इसीलिए थी क्योंकि मेरे पापा इतना बड़ा सदमा सह नहीं पाते। मैंने अपने घर में भी इस बात की चर्चा नहीं की थी कि आपने दूसरी शादी कर ली है। ससुराल में भी खामोशी से समय गुजारती रही, लेकिन अब मुझे वापस जाना है। आप भी ठीक हो गए हैं, आपकी नौकरी भी लग चुकी है, कोई भी खूबसूरत लड़की आपसे फिर से शादी के लिए तैयार हो जाएगी, और वैसे भी मुझ जैसी ढोल लड़की आपके साथ कहाँ जचती है। मैंने उसका हाथ दोबारा से पकड़ लिया और इस बार बहुत मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा मैं कौन सा खूबसूरत हूँ, मेरी रंगत भी तो सांवली है, मुझे कोई भी लड़की तुम्हारे अलावा स्वीकार नहीं कर सकती। मीनाक्षी की बातें मुझे याद आने लगी थी। इसी तरह से वह मेरा मजाक उड़ाया करती थी। मैं भूल गया था कि मेरे अंदर भी कमी है। सारी कमियां मुझे पारुल में ही नजर आती थी। उसका मोटापा नजर आता था, उसका इतना खूबसूरत दिल मुझे नजर नहीं आता था। लेकिन जब आईना मुझे नजर आया तब मुझे समझ आया, जब मेरी शादी मीनाक्षी से हुई थी और बहुत जल्द ही दिन मीनाक्षी मुझसे बोर हो गई थी और इधर पारुल ने कभी मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया था। मेरी आंखों में आंसू झिलमिल रहे थे। आंखों में आंसू तो पारुल के भी थे। मैंने कहा मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो क्या? बेशक मेरी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन जो सज़ा तुम मुझे देना चाहो वह दे सकती हो। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो। उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए, कहने लगी मुझे शर्मिंदा मत करें। यह कहकर मैं पारुल को अपनी बाहों में भर लिया, और आज शादी के 2 साल बाद पारुल को मैंने उसके हक का प्यार दिया था। मेरी शादी को 6 साल हो चुके थे और आज भी वैसे ही है, लेकिन मुझे दुनिया भर की हसीन लड़कियों से ज़्यादा वह खूबसूरत लगती है, क्योंकि उसका दिल बहुत खूबसूरत है। भगवान ने मुझे एक बेटा और एक बेटी भी दिए हैं। किसी की ऊपरी खूबसूरती ना देखें, उसकी रंगत मोटापे को देखने की बजाय उसके दिल की खूबसूरती और उसके संस्कारों को देखें, ताकि आपका घर स्वर्ग बन सके, जैसे कि मेरा घर बना है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।